एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का जो हेल्थ फॉर ऑल 2000, दूसरा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है। इसको जानना है कि तीनों में क्या क्या चीज़ें रही। तो इन क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है, जो संरचनात्मक ढांचा है, वो भी बहुत कमज़ोर है। मतलब डॉक्टर्स की कमी है, अस्पतालों की कमी है। यूपीएससी की तैयारी भी बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी रहती है एस्पिरेंट्स के लिए। तो यूपीएससी के जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य हमेशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, वो चाहे कोई भी देश हो, और भारत जैसे विकासशील देश में इसकी महत्वपूर्णता और भी बढ़ जाती है। इसी संदर्भ में आज संवाद के 10वें एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्वास्थ्य नीति का विकास कैसे हुआ। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नेक्सटाइज के सीनियर फैकल्टी उपेंद्र अनमोल सर एंड नेक्सटाइज के अगेन सीनियर फैकल्टी प्रशांत सर। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है सर कि स्वतंत्रता के समय भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, और इसके कुछ अगर मानक होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मानक हो या अंतर्राष्ट्रीय मानक हो, वो मानक क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। स्वतंत्रता के समय हमारी जो हेल्थ की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि हमारी जीवन प्रत्याशा, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की स्थिति थी, वो मात्र 34 वर्ष थी। इसका मतलब बहुत सारी बीमारियों से हमारी जनता, हमारे लोग घिर जाते थे, और यही कारण है कि उस समय जो है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। नवजात बच्चों की ही मृत्यु हो जाती थी। वो तो बाद में जो है हेल्थ पॉलिसी का विकास हुआ, तो चेचक जैसी बीमारी को, पोलियो जैसी अनेक बीमारियों को रोक करके हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ को ओवरकम किया। तो आज़ादी के समय एक तरीके से देखा जाए बहुत ही इन्फेंट स्टेज में हमारी जो है स्वास्थ्य की स्थिति थी, और उसको लेकर के सरकार चिंतित थी। लेकिन चूंकि हमारे संविधान में जो हेल्थ का मुद्दा था वो स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसके नाते सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई एफर्ट नहीं ले पा रही थी, केवल 5 ईयर प्लान के माध्यम से उस पर काम कर रही थी। यद्यपि आप देखेंगे तो धीरे धीरे बाद में हेल्थ पॉलिसी का विकास हुआ और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, लेकिन उसमें समय लगा। अगर मानक की बात आप जहाँ तक करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनेस्को ने बताया है कि अगर हेल्थ के सेक्टर में 2.5% ऑफ जीडीपी अगर हम खर्च करते हैं, तो निश्चित रूप से हम हेल्थ केयर सर्विसेज को बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि अगर पिछले 75-76 वर्षों का एवरेज लिया जाए तो 1 to 1.5% ऑफ जीडीपी ही हम अभी खर्च कर पाए हैं। यद्यपि पोस्ट कोरोना अगर आप देखिए, कोरोना के बाद की स्थिति देखिए, तो थोड़ा इसमें सुधार हुआ है। हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है। 2021 में 2.1% था, 2022 में अगर आप देखिए 2.2% था। 2025 तक भारत की सरकार 2.5% ऑफ जीडीपी तक ले जाना चाहती है। तो यूनेस्को का ये मानक रहा है। यद्यपि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी के कारण, हमारे अर्थव्यवस्था के साइज कम होने के कारण हम वहाँ अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बेहतर स्थिति की तरफ मूव कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छा सर। सर, प्रशांत सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार हमने कोविड के टाइम पे भी देखा कि हमने कंट्री से एसोसिएट कर दिया था स्ट्रेन को। फिर कई बार ऐसा हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डिजीज़, या फिर ज्योग्राफी के टर्म से हम रिलेट करते हैं स्वास्थ्य के बहुत सारे जो पैरामीटर्स होते हैं। तो जो हेल्थ है उसके लिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह से उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, उसके वितरण को अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी सर, किसी भी मानव समुदाय में जो बीमारियां फैलती हैं वो कई कारकों से प्रभावित होती हैं। सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, जलवायु से जुड़े हुए कारक। अगर आप बड़े स्तर पे देखें तो जितने हमारे विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, जैसे भारत हुआ, उन देशों में ज़्यादातर आपको संचारी बीमारियां मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, या फिर वेक्टर जनित बीमारियां, जैसे मच्छर से मलेरिया होता है, डेंगू होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इन देशों में गरीबी की जो दर है बहुत ज़्यादा है। एक तो गरीबी से क्या होता है, अशिक्षा आती है, और ख़ासकर महिलाओं की अशिक्षा। और अशिक्षा से क्या होता है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है वो नहीं होती लोगों में। लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके से पानी, शुद्ध पानी पीना चाहिए। और इस अशिक्षा के कारण, जो जागरूकता ना होना, उसके कारण बीमारियों फैलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है।
दूसरा क्या है कि इन क्षेत्रों में जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है या जो ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ना कि माइंड सेट है, उनका जो एटीट्यूड है, प्रवृत्ति है, उसके कारण क्या होता है, कई बार लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती है। उसके कारण केवल माताओं पे ही नहीं, जो नवजात शिशु है उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आर्थिक। दूसरा क्या है कि जो सामाजिक रूढ़िवादी सोच है, जिसके कारण कई बार महिलाएं अस्पताल होते हुए भी अस्पताल नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, उन्हें बाहर निकलने पे उनके ऊपर बंदिश होती है। ये भी कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दूसरा हो गया जलवायु। जैसे आपने बोला कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइप की बीमारियां होती, खासकर वेक्टर बॉर्न, चाहे वो पश्चिमी अफ्रीका हो, चाहे वो हमारे देश के जो आर्द्र और उष्ण क्षेत्र हैं वो हों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है कि बारिश की जो गहनता है उसमें बदलाव, परिवर्तनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जल भराव हो जाएगा, और जहाँ भी भरा जल होगा वहाँ पे मच्छर का जो लार्वा है वो अपनी ग्रोथ करता है, और उसके कारण वेक्टर जनित बीमारियां फैल जाती हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसा भी समय आता है जब बारिश कई दिनों तक नहीं हुई, सूखा होगा तो इससे कुपोषण की संभावना बढ़ जाती है, और कई सारी बीमारियां जो कि कुपोषण के कारण फैलती हैं, ठीक है ना, उनकी इम्यूनिटी, जो इसको बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, उसके कारण बीमारी। तो इसमें और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। कुल मिला के जो स्वास्थ्य संबंधी दशाएं हैं किसी भी समुदाय में, वो भौगोलिक स्थितियों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। सर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, कई बार ये भी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि जो लास्ट टाइम हमने सुना था कि अंडमान के कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर लोग, गवर्नमेंट ने केवल इसलिए मना कर दिया जाने के लिए कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। क्या होता है कि जो हमारा जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल समाज है, वो उन क्षेत्रों पे रहता है जो बहुत ही आइसोलेटेड है, और जितनी भी बीमारियां, जैसे कोविड आया, इससे पहले भी बहुत सारी जो बीमारियां फैली, वो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम जो बाहर के जो लोग हैं उनमें फैलती हैं। और चूंकि वो उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कटा हुआ है, इसलिए ये बीमारियां वहाँ फैल नहीं पाई, और उसके कारण उन लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई। इसीलिए चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं, तो अगर ऐसी बीमारियां उन क्षेत्रों में फैली तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये तो एक पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या होगा कि अगर बीमारी फैली तो इन क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है, जो संरचनात्मक ढांचा है, वो भी बहुत कमजोर है। मतलब डॉक्टर्स की कमी है, अस्पतालों की कमी है, ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज आ जाएगा। तो फैलने की संभावना इसलिए है क्योंकि वो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं आई, और दूसरा क्या है, ढांचा भी कमजोर है, जिसके कारण अगर फैला तो दिक्कत आ जाएगी। जी सर। सर, मैं आपसे जलवायु परिवर्तन पे फिर से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो जाने कि जो भारत में स्वास्थ्य नीति है उसका विकास कैसे हुआ, और किसी चरणबद्ध तरीके से हुआ, कोई ऑब्जेक्टिव था, या फिर अभी हम बस रिएक्शनरी अप्रोच के साथ चल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका ये है। भारतीय परंपरा में उपनिषदों से ही फोकस किया गया और स्वास्थ्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। आपने सुना होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सब लोग सुखी रहें, लेकिन सब लोग निरोगी भी रहें, क्योंकि ऐसे सुखी आप रह ही नहीं सकते जब तक निरोगी नहीं होंगे। तो ये हमारे भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भी इस पर फोकस किया, लेकिन हमारे संविधान में जो हेल्थ और एजुकेशन था वो राज्य का ही विषय था। तो स्वास्थ्य पे इसलिए शुरुआती दौर में जो प्रयास किया गया वो राज्यों के द्वारा किया गया, और केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही थी वो केवल 5 ईयर प्लान के माध्यम से कर रही थी। लेकिन 1983 में 1983 में भारत की पार्लियामेंट के द्वारा हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए स्वास्थ्य का एक जो है रेजोल्यूशन लाया गया, और उसको नाम दिया गया हेल्थ फॉर ऑल 2000। ये पारित किया गया, और पहली बार नेशनल हेल्थ पॉलिसी के दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया। जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी पहली बार 2002 में जारी हुई, और अभी 2017 की हेल्थ पॉलिसी चल रही है, तो 1983 में जो है हेल्थ फॉर ऑल 2000 नामक प्रोग्राम शुरू किया गया। इसी के बाद इसी प्रोग्राम के अंतर्गत राजीव गांधी की सरकार ने 1985 में UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसको अब मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये प्रयास शुरू हुआ, और फिर 2002 में बहुत अच्छी पॉलिसी लाई गई, उसको नाम दिया गया नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। उसमें सबसे बड़ी बात क्या की गई, पहले जो एलोपैथी को फोकस किया गया था, उसमें पहली बार आयुष को जोड़ा गया।
और जो हमारा बिल्कुल निचला ढांचा है हेल्थ का, जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या उससे नीचे सब सेंटर जहां आशा का कंसेप्ट लाया गया, तो उसमें पहली बार हम लोगों ने आयुष को भी इम्प्लीमेंट किया। 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई, इसमें इसको और वाइड किया गया। इसमें जैसे मेंटल हेल्थ को भी जोड़ा गया, इसके अलावा आयुष तो पहले से ही था, और तरह तरह से जो डायमेंशन बीमारियों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के थे, उसको क्लियर किया गया और WHO के मानकों के अनुसार चीज़ों को डिफाइन किया गया। भारत के संविधान में हेल्थ को अनेक जो है अनुच्छेद में इसके लिए व्यवस्था की गई है। सीधे सीधे अगर आप देखें तो आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। इसका मतलब हेल्थ के लिए राज्य प्रयास करेगा। कोविड वैक्सीनेशन हम लोगों ने आर्टिकल 47 के तहत किया, लेकिन आर्टिकल 39E में भी कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान स्वास्थ्य की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। आर्टिकल 41 में कहा गया कि जो बीमार लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी सहायता के लिए राज्य प्रयास करेगा। जो आप आशा जैसे प्रोग्राम को आप देखते हैं तो वो बिल्कुल निशुल्क और सब तक स्वास्थ्य को लेकर के प्रोग्राम बनाया गया। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत दशा होनी चाहिए। तो जहां माँ काम कर रही है या माँ को मातृत्व सहायता चाहिए या जब माँ गर्भवती होती है उस समय उसको छुट्टी चाहिए, ये सब का जो प्रोविजन बनाया गया है आर्टिकल 42 के तहत है। तो भारत के संविधान में भी बहुत अच्छी तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। और अगर आज भारत में देखेंगे आप तो हेल्थ के लिए केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य की सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से काम कर रहा है। 2005 में जब PPP मॉडल लाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो उसके बाद भारत में हेल्थ का जो ढांचा वो थोड़ा कॉर्पोरेटाइज्ड होने लगा। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेदांता और मैक्स और इस टाइप के हॉस्पिटल की झड़ी लग रही है। और लेकिन एक दूसरी तरफ ये चुनौती भी बन रही है कि स्वास्थ्य की जो सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज कॉस्टली होती जा रही है, एफोर्डेबल प्राइस पर नहीं है। ये सब है, लेकिन एक तरीके से इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। जी सर। जी। इनफैक्ट सर, ट्रेडिशनल मेडिसिन की एक खास बात और है, जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें तो बेजोड़ है। इसके बराबर तो जी। ट्रेडिशनल मेडिसिन के बराबर मुझे लगता है टी सेल, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वो कोई चीज बढ़ा ही नहीं सकता। हाँ सर। इनफैक्ट प्रिवेंटिव हेल्थ पे जब हम बात करते हैं जी, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हमने मनाया था, जी जी, जिसमें काफ़ी रोल रहता है। और ख़ासकर ऐसे जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो रोगों के नेचर भी चेंज हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में सर मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका क्या अपनी स्वास्थ्य नीति पर प्रभाव होगा, या भारत के लोगों के स्वास्थ्य पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है? सर, जलवायु परिवर्तन कई प्रकार से हमारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ है, उसको दुष्प्रभावित कर रहा है। पहला तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो चरम मौसमी दशाएं हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे अतिवर्षा, सूखा, हीट वेव जो भी आया नॉर्थ इंडिया में बहुत सीवियर था, पूरी दुनिया में ही आया था। तो इस तरीके की दशाओं की जो गहनता है या उनकी जो आवृत्ति है, बारंबारता, वो बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसी दशाएं कई प्रकार से बीमारियों को बढ़ाती। जैसे मैंने बताया कि बाढ़ आएगी तो वेक्टर जनित जो रोग हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या चमकी फीवर से भी इसका रिश्ता है, ठीक है। तो इस तरीके की बीमारियां फैलेंगी। हीट वेव आया तो हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाएगा, कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इन चरम दशाओं के कारण एक खाद्य सुरक्षा पे खतरा आएगा। तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनमें कुपोषण की गहनता बढ़ेगी। और कुपोषण, जैसा हम बताते हैं कि इम्यूनिटी को कम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करेगा, और उससे भी बीमारियां फैलने का जो दर है वो बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है सर, जलवायु परिवर्तन के कारण जो जंगली जीव होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, उनमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे ज़्यादातर जो हमें बीमारियां होती हैं, वेक्टर जनित बीमारियां हैं या जैविक जनित बीमारियां हैं, जैसे अभी कोविड हुआ, ठीक है। ये जो वायरस हैं या जो बैक्टीरिया हैं, ये कुछ जो एनिमल्स हैं उनके शरीर के अंदर सामान्यतः पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें रिजर्वायर होस्ट बोलते हैं। और सामान्य स्थिति में क्या होता है कि ये जो जीवाणु हैं, ये वायरस हैं, ये रोग करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है, जो उनकी बॉडी में बहुत कम होती है। जैसे
साउथ इंडिया में एक बैट पाया जाता है जिसको फ्रूट बैट बोलते हैं, उसके लार्वा में वायरस होता है जो कि नीपा वायरस बोलते हैं, वो बीमारी करता है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि ये जो रिजर्वायर होस्ट हैं जिनकी बॉडी में नॉर्मली सामान्यतः वायरस रहता है, इनके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस बोलेंगे, खाना कम मिल रहा है, हीट स्ट्रेस है, गर्मी है, और उस स्ट्रेस के कारण क्या हुआ, इनकी बॉडी में ये जो वायरस है इनकी मात्रा बढ़ रही है। करेक्ट। और जो वायरस है उसके अंदर भी बदलाव आ रहा है, वो बॉडी को, हमारी बॉडी को ज्यादा आसानी से इन्फेक्ट कर पाएगा। इन दो बदलावों के कारण हमारे अंदर या हमारे समुदायों में इन तरीकों की बीमारियों को बढ़ने, जैसे कोविड के बारे में यही कहा जाता है कि कोविड एक सामान्य वायरस है। जैसे हमें सामान्यतः जो खांसी जुकाम ये जो सामान्यतः होता है ये उसी राइनो वायरस से ही होता है, उसी प्रजाति का वायरस है। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन आ गए कि इसका जो अटैक है हमारी बॉडी पे, या बॉडी जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है इस वायरस को, वो थोड़ा सीवियर हो गया और बॉडी खुद को ही खत्म करने लगती है। ठीक है। इसी तरीके से जो फ्रूट बैट था उसके अंदर स्ट्रेस के कारण उसके लार्वा में वायरस का मात्रा बढ़ गया। अब पहले जो सामान्यतः वहां के लोग उसका बैट का जूठा फ्रूट खाते थे उससे बीमारी नहीं होती थी, अब उसमें चूंकि उनके लार्वा में वायरस बढ़ गया, अब वही जूठा फ्रूट अगर कोई इंसान खा लेता है तो उसे वो बीमारी हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है कि ये भी एक रास्ता है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जी सर। सर जब भी कोई रोग या कोई भी त्रासदी आती है, और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कंप्लीट, कि एक और बात है कि जो हमारा स्वास्थ्य तंत्र है वो भी जलवायु परिवर्तन से लड़ रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे देश में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ रही। अब बाढ़ आएगी तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो अस्पताल हैं वो डूबे होंगे, अस्पताल डैमेज होंगे, तो वो भी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा लोड आएगा कि कैसे ये जो ढांचा है वो उसको हम ऐसा बनाएं कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो दशाएं हैं उसके प्रति संवेदनशील कम हो। जी सर, मैं इसी पे ही आ रहा था कि जब भी कोई त्रासदी होती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं वो वल्नरेबल पॉपुलेशन होता है, स्पेशली अगर महिलाओं या बच्चों की बात करें तो महिलाओं एवं बच्चों का सर जो स्वास्थ्य नीति में हमें किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए, सरकार को किस प्रकार से ख्याल रखना चाहिए? जैसे सर मैंने बताया कि जो अविकसित देश हैं या विकासशील देश हैं जहाँ पे गरीबी की दर ज़्यादा है और जहाँ पे रूढ़वादी सोच ज़्यादा फैली हुई है, ऐसे क्षेत्रों में महिलाएं, बच्चे या और वंचित वर्ग जो है समाज के, उनके अंदर बीमारियां ज़्यादा असर करती हैं और ज़्यादा फैलने की दर भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में गरीबी कह लो या जागरूकता कम होना कह लो, महामारी के समय महिलाएं अक्सर जो सैनिटरी पैड ना यूज़ करके गंदा कपड़ा यूज़ करते, उससे बहुत खतरनाक बीमारी होती है और उनकी मतलब जान भी जा सकती है। इसी प्रकार क्या होता है कि जैसे गरीबी है या रूढ़वादी सोच कह लो, जल्दी शादी हो जाती महिलाओं की, उन्हें शिक्षा के अवसर नहीं प्राप्त होते हैं, और ऐसे में जल्दी शादी होने के कारण उनके अंदर अक्सर कुछ जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो तो एनीमिया की बीमारी बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अगर जल्दी उम्र में बच्चा हो जाए तो उससे भी स्वास्थ्य को खतरा, इसलिए जो हमारे यहाँ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लेकिन नवजात शिशु के मरने की जो दर है, ये सब बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे में हमें जो इनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हमें एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही फोकस ना हो, जो महिलाएं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की खासकर महिलाएं हैं या जो वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं, उन तक हमें जागरूकता भी पहुंचानी चाहिए। हालांकि सरकार ने जितनी भी हमारी पॉलिसीज आई हैं, जैसा अनमोल सर भी कह रहे थे कि उन पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया कि एनम के थ्रू, आशा के थ्रू महिलाओं तक इस तरीके किया जाए, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। और इसके लिए हम जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो गया, स्कूल कॉलेज, उसके थ्रू स्वास्थ्य को क्या कहते हैं प्रमोट कर सकते हैं, और जो स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगते हैं उनका भी प्रयोग करके, जैसे अभी प्रयागराज में जैसे कुंभ का टाइम आने वाला है, तो एक ऐसा एक जंक्शन होगा जहां पे बहुत सारे क्षेत्र के लोग आएंगे, वहां पे हम इस तरीके के कैंप लगा के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। और अर्ली मैरिज को लेके जो हमारा कानून है उसको और सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि मातृत्व जो अर्ली जो मैरिज के कारण जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उस पर लगाम लग सके।
और जो ICDS हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो आशा के थ्रू जिसका कार्यान्वयन किया जाता है, उसके तहत जो आहार जो दिया जाता है न्यूट्रिशियस, उसको और मतलब उसकी जो पहुंच को बढ़ाया जाए। जी सर, ये मेंटल हेल्थ पे भी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है और स्वास्थ्य नीति का एक तरह से अभिन्न अंग बन चुका है। तो सर, मेंटल हेल्थ के लिए सरकार क्या कर रही है और इसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करना चाह रही है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जनरली जब स्वास्थ्य की बात की जाती है तो लोग बीमारी का मतलब समझते हैं कि बायोलॉजिकल, या तो वायरस से होगा या बैक्टीरिया से या जर्म से, इंसेक्ट से, इन सब के माध्यम से। लेकिन बीमारी का मतलब होता है कि शरीर का पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं करना। डिसईज, डिजीज दो शब्दों से बना है। डिसईज, डिस माने नहीं, ईज माने आसानी। जब आसानी नहीं लगे, बेचैनी लगे, अर्थात कुछ कमी लगे, तो उसी को बीमारी कहा जाता है। ऐसा बायोलॉजिकल रीजन से भी हो सकता है, ऐसा सोशल और कल्चरल फैक्टर से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका शरीर पूरा स्वस्थ है, उसमें कोई बायोलॉजिकल कोई रीजन नहीं है जो उसको प्रभावित कर रहा है, लेकिन मेंटली वो फिट नहीं है। वो जो है समाज में रहने के लिए कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए, कैसे चलना फिरना चाहिए, कैसे खाना पीना चाहिए, अगर ये सब उसे नहीं पता है, इसका मतलब वो देखा जाए तो मेंटली फिट नहीं है। और समाज में जो समाज का दायरा है, समाज जिस ढंग से रहता है, अगर उस ढंग से वो रह नहीं पाता है, इसका मतलब सोशली फिट नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति के फिट होने के लिए बायोलॉजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना और सोशली फिट होना, ये तीनों जरूरी है। 2012 में जो है WHO के द्वारा ये रोग को डिफाइन करते हुए 3 बातें कही गई। इस नाते जो मेंटल हेल्थ का मुद्दा है उसी समय से ज़्यादा चर्चा में आ गया। अच्छा, भारत में मेंटल हेल्थ को बड़ा मुद्दा कभी माना ही नहीं जाता रहा। इसके नाते आप देखेंगे तो भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बहुत बड़ा सेटअप, इस तरीके की चीज़ें भारत में नहीं बन पाई हैं। और यही कारण है कि अभी WHO ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसमें उसने कहा कि सबसे लीस्ट कंसर्न वाले देश हम लोग हैं जो मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। ऐसे में देखा जाए तो मेंटल हेल्थ पर हमें थोड़ा फोकस बढ़ाना होगा, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, जो शहरों की संख्या बढ़ रही है, काम का लोड भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस आने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी काम नहीं मिल पाने से या लॉस होने से डिप्रेशन में भी आ जाता है। कई बार महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा है और वो पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। तो डिप्रेस हो जाना, इरिटेट हो जाना या किसी इस तरीके की अनेक जो मेंटल जो सेटअप है उसका प्रभावित होने से हमारे बॉडी के इंडिकेटर सब प्रभावित हो जाते हैं और व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को खो देता है। अब आपने देखा होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च किया कि खाली व्यक्ति की जो इम्यूनिटी है वो केवल बायोलॉजिकल इम्यूनिटी ही नहीं है, इमोशनल इम्यूनिटी भी है। अर्थात जब हम किसी चीज़ में पॉजिटिव नहीं हो पाते, बहुत सकारात्मक नहीं सोच पाते, तब भी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। और ये देखा गया जो है प्रैक्टिकल करके कि T सेल की संख्या, B सेल की संख्या 2000 से नीचे पाई गई जो व्यक्ति डिप्रेस था, और वही सेम व्यक्ति जब खुश था 2-3 दिनों के बाद अच्छी स्थिति में था तो देखा गया 4000 से ऊपर उसकी बॉडी में। इसका मतलब है कि इमोशनल इम्यूनिटी का भी इम्पैक्ट है। ऐसी स्थिति में अब देखा जाए तो हमारे देश में वो दौर जा रहा है जब हम बायोलॉजिकली ज़्यादा प्रभावित थे, अब मेंटली ज़्यादा प्रभावित होने की तरफ हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, सारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, धीरे धीरे युवाओं की संख्या भी बढ़ गई। युवा ज़्यादातर अनेक कामों में लगे हुए हैं या काम के बारे में सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रोजगार के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है और मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में रिसर्च R&D बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इस जो है क्षेत्र में मेंटल हेल्थ को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, सबको क्लासिफाई किया जा सके, उनके अनुसार सेटअप तैयार किया जा सके, पॉलिसी फ्रेमिंग की जा सके और लोगों को बचाया जा सके। जी सर। सर, इसी संदर्भ में अगर मैं ओवरऑल स्वास्थ्य से रिलेटेड चुनौतियाँ और समाधान को समराइज करना चाहूँ तो वो क्या होंगे? ये समझिए, ये आपका और अच्छा सवाल है। अब UPSC ने 2 बार मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि स्वास्थ्य को, जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, पूछा गया था कि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र की मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं,
और रीजन वाइज उनमें क्या क्या जो चुनौतियां आ रही हैं। प्रशांत सर भी अभी डिस्कस कर रहे थे कि जियोग्राफिकल फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे प्रभावित करता है। तो एक तरीके से देखा जाए उससे जुड़ता हुआ ये प्रश्न है। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि हमें सबसे पहली बात है कि हेल्थ, पूरे हेल्थ सेक्टर को बहुत अच्छे से इस पर फोकस करके पहले तो रिसर्च करने की ज़रूरत है, पूरे सभी प्रकार की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। फिर उनको लेकर के जो अलग अलग चैलेंजेस है, जैसे अगर भारत में देखिए चैलेंजेस में मुख्यतः, तो पहली बात तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स की भी कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है। तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये तुरंत तो बढ़ नहीं पाएगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। भारत की सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक हम 20 लाख डॉक्टर बढ़ाएंगे। अब 2030 तक 20 लाख डॉक्टर बढ़ाना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और हॉस्पिटल्स की संख्या भी बढ़ाना चुनौती है, क्योंकि दोनों में रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है और बाकी और भी तमाम तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले तो इंफ्रा को हमें थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D की बहुत कमी है, क्योंकि हमने R&D पे फोकस नहीं किया। अगर फोकस भी किया तो उसमें हमारा जो एंगल था कि खाली वेक्टर जनित, जैसे आपने कहा वेक्टर जनित बीमारियां हैं, वायरस से, बैक्टीरिया से, जर्म से या इंसेक्ट से, तो हमने केवल उसी पे फोकस किया, उसके सारे डायमेंशन को नहीं खोला। जैसे मेंटल हेल्थ की भी बात है, सोशल फिटनेस की भी बात है, इसके अलावा और भी तरीके और तरह तरह की जो जैसे आयुष का डेवलपमेंट है, इन सब पे भी नहीं सोचा। तो एक तरीके से वहाँ R&D बढ़ाने की ज़रूरत है, क्लिनिकल सेटअप बढ़ाने की ज़रूरत है इसको। और साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पे जो हेल्थ सर्विसेज है वो क्वालिटी के लेवल पर बहुत अच्छी नहीं है, तो हमें क्वालिटी केयर बढ़ाना है। तो क्वालिटी केयर की समस्या का भी निदान होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भारत में सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में भी सिनर्जी नहीं है, सहयोग नहीं है। एक सेंटर का जो हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री है वो अलग ढंग से कई बार काम करती है, राज्य की मिनिस्ट्री अलग ढंग से काम करती है, कई बार सेम चीज़ पर हम अलग अलग खर्च कर रहे हैं। अगर हम कोऑर्डिनेशन करें तो यहाँ बेहतर हम जो है रिजल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो एक तो ये भी है, साथ ही साथ हमें महिलाओं बच्चों को लेकर के जो हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये भारत में बहुत हम पीछे हैं यहाँ पे। यद्यपि देखा जाए तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी बहुत सुधार हुआ है, मदर मॉर्टेलिटी रेट में भी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो ऐसे में बच्चों और महिलाओं को फोकस करके भी हमें जो चुनौतियां हैं उनके समाधान करने की ज़रूरत है। और साथ में सबसे बड़ा प्रयास जो करने की ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के हम सब तक स्वास्थ्य, जो आर्टिकल 39 कहता है कि संसाधनों का समता मूलक वितरण होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्स हो वो सब तक पहुंचे। अब अंडमान निकोबार तक हम रिसोर्स तभी पहुंचा पाएंगे जब टेलीमेडिसिन हो या कुछ और टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग हो, तरह तरह से हम रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जन या आर्टिफिशियल डॉक्टर, अभी केरल में आर्टिफिशियल डॉक्टर लॉन्च किया गया है। तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, मशीन लर्निंग का प्रयोग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग, और साथ में जो है टेलीमेडिसिन का प्रयोग, तरह तरह की तकनीकी का प्रयोग करके हम सब तक जो है हेल्थ की फैसिलिटी को पहुंचा सकते हैं। और कुल मिला जुला करके जो भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां हैं उनका बड़े स्तर पर समाधान कर सकते हैं। इनफैक्ट सर, अभी तो जो AI का यूज़ है मेंटल हेल्थ में भी किया जा रहा है, काउंसलिंग में। जी, काउंसलिंग में बहुत अच्छा यूज है उसका। बहुत अच्छा यूज़ किया जा रहा है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि UPSC की तैयारी भी एक बहुत स्ट्रेसफुल जर्नी रहती है एस्पिरेंट्स के लिए, तो UPSC के जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें? सर, मुझे लगता है कि जो UPSC के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें अपने मानसिक और भौतिक दोनों स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सकें। अदरवाइज़ अगर बीमारी हुई किसी भी प्रकार की तो उससे नेगेटिविटी आती, जो कि सफलता के जो चांसेस हैं उसको कम करते हैं। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा सुधार बनाए रखने के लिए उन्हें सबसे पहले तो अपने डेली रूटीन पे ध्यान देना होगा कि टाइम से सोना है, अर्ली मॉर्निंग जाग के पढ़ाई करना है, जिससे कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो मेंटेन रहे। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है कि जो सूर्य का जो समय है उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या निर्धारित करें।
होता क्या है कि जो प्राकृतिक रोशनी है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है, और दूसरा क्या होता है वो पॉजिटिव हार्मोन्स को बढ़ाती है, जिससे कि हमारा हृदय, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे बिल्कुल बैलेंस काम करते हैं। तो एक तो हो गया अपने रूटीन को बिल्कुल सूर्य के हिसाब से, जैसे हमारे जो पूर्वज लोग थे, आज भी गाँव में लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी समय से बेड हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती हैं, तो ये उसका एक एविडेंस भी है। दूसरा सर क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो उससे नेगेटिविटी आती है और वो कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल, दुष्प्रभावी चक्र चलने लगता है, जिससे पढ़ाई और नेगेटिव होती है। कभी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते भी हैं तो अपनी परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को शेयर करें, और जिससे कि आपको एक वो समझाएं, और आप अपनी जो पास्ट में जो आपने सक्सेसेस प्राप्त की हैं, जो भी आपने लाइफ में अच्छा किया है, उसके बारे में सोचें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स आएंगे और उस पॉजिटिव हार्मोन से क्या होगा, फिर से एनर्जी आएगी। एक बात तो हमेशा ध्यान रखने लायक है कि कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और यही मानसिक रूप से भी होता है। कभी आपको लगेगा कि पढ़ने में बहुत मन लग रहा है, कभी आपको लगेगा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल सामान्य है। बस आपको क्या करना है, इस सामान्यता को, सामान्य स्थिति को समझते हुए अपनी पढ़ाई को उसी पैटर्न पे ढालने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी नहीं लेनी है। और तीसरी चीज़, अगर कर सकते हैं तो कुछ न कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, कि जैसे रनिंग कर ली आधे घंटे, योगा कर लिया। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा सही रहता है और उसके कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चौथा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपना जो खाने का जो सिस्टम है उस पर भी ध्यान दें। संतुलित आहार लें, कोई भी ऐसा पदार्थ ग्रहण ना करें, कोई भी ऐसा खाना ना लें जिससे कि डिहाइड्रेशन हो या शरीर पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़े, क्योंकि जब शरीर पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो बीमारियां, बहुत सामान्य सी बात है, बीमारी फैलने का मतलब बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इन 4 बातों का अगर मुझे लगता है ध्यान रखें तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी सर। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे सर, कि अगर जो छात्र इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड उनको किसी टॉपिक के लिए तैयारी करनी हो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो किस तरीके से तैयारी करें? ये भी बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि हेल्थ चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीटी में भी इम्पॉर्टेंस है इसका और मेंस में भी। पीटी में आप देखिए तो 2-3 क्वेश्चन, 2-3 सवाल कोविड के बाद तो लगातार ही पूछा जा रहा है। पिछली साल 2023 में तो 4 क्वेश्चन पीटी में पूछा गया और मेंस में 2 क्वेश्चन पूछा गया। जनरली मेंस में 1 क्वेश्चन और पीटी में 2 क्वेश्चन तो आप मान लीजिए कि फिक्स है इससे। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली उनका मैंने देखा है कि 2-3 नेचर होता है। एक तो जो भारत सरकार तमाम स्कीम चला रही है, कि जैसे मिशन इंद्रधनुष है, आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम है, और उसमें कौन कौन से रोग हैं, क्या है, उनके लिए वैक्सीन हमने क्या तैयार किया। जैसे निमोनिया के वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब वैक्सीनेशन और जो प्रोग्रामिंग है सरकार की, उनसे लेकर के एक सवाल आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सेटअप है, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आशा का जो हमारा सब सेंटर है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो भी हम लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। और साथ में जो है, भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 3 ही प्रयास रहा है। एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 का जो हेल्थ फॉर ऑल 2000, दूसरा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, और जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है। इसको जानना है कि तीनों में क्या क्या चीज़ें रही। जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का क्या क्या गोल है, कौन कौन से रोगों का पूरा उन्मूलन का लक्ष्य है, किसमें हम 50% जो है कमी लाना चाहते हैं, और हम किस तरीके से जो है हेल्थ के बारे में अपना विज़न रखते हैं, वो सब पॉइंट नोट करके स्टूडेंट को रखना चाहिए। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है, वो उसको पूरा जो पिछला सर्वे रहा उसको नोट करके कि क्या हमारे यहाँ चैलेंजेस हैं, उनके समाधान के लिए हम क्या कर रहे हैं, और बजट से कोरिलेट करके कि बजट में हेल्थ को लेकर के क्या बजट है, क्या सरकार की घोषणाएं हैं, उनको ध्यान रखें। तो मुझे लगता है लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो टेक्निकल पूछा जाता है, जैसे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को लेकर के। अब एमआरआई है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इंडोस्कोपी है, या इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, वो उनके बारे में भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ईईजी है, ईसीजी है,
तो ये सब क्या है। और थेरेपी में हम क्रायोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या जीन थेरेपी, जीन एडिटिंग या रेडियोथेरेपी, तो इनकी भी हमें थोड़ा बेसिक समझ रखनी है। मुझे लगता है ये सब अगर हम लोग ध्यान रखें तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर ले जाए। एक बात ऐड करना चाहूँगा, अभी एक रिपोर्ट आई थी इसी साल जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, और उस रिपोर्ट में ये पाया गया, एक फाइंडिंग है उसमें पाया गया कि हमारे देश के कुछ राज्यों में जैसे बिहार, उड़ीसा में जलवायु परिवर्तन के कारण महिलाओं के जो विकास का स्तर है और उनके स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे उसमें एक बहुत क्लियर फाइंडिंग थी कि पिछले 2 दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण जो महिलाओं की शादी की उम्र है वो काफ़ी कम हो गई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चर्म वायुमंडलीय दशाएं उसके कारण फसल का नुकसान हुआ, जो उधार लेके ब्याज पे कर नहीं पाए तो उन्होंने अपने एसेट्स को बेच दिया। और ऐसे में सबसे पहले एक जो पुरुष प्रधान समाज होता है उसमें ये होता है कि लड़कियों की शादी कर दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा परिवर्तन हो रहा है जो कि हमारे समाज को गलत दिशा में ले जा रहा है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और यूपीएससी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस एरिया से एक सवाल पूछेगा कि महिला स्वास्थ्य, महिलाओं का जो स्तर है समाज में, उसका जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार वो प्रभावित हो रहा है। जी बिल्कुल सर। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आपकी तैयारी में ये एक तरह से सार्थक हेल्प आपकी करे। संवाद एपिसोड जो है हमने आपके लिए ही स्टार्ट किया है और हम ये चाहते हैं कि आप इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बने। आपको जो भी लगता है, जैसे भी टॉपिक लगते हैं, आपको लगता है कि इसमें आपको जो नेक्स्ट आईएएस की फैकल्टीज़ हेल्प कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे संवाद के एपिसोड्स लाएंगे। ये एपिसोड भी आपके द्वारा ही सजेस्टेड टॉपिक में से एक था और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही सजेस्ट करते रहें। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी टॉपिक है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इस एपिसोड को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू।